हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड प्लस हब। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा इज another type of COPD. I was completed two type of COPD in my previous lecture. First one emphysema and second one is chronic bronchitis. And now I will start the third lecture on COPD disease is bronchial asthma. In today's lecture, we will learn about the definition of bronchial asthma, types of bronchial asthma, etiology of bronchial asthma, microscopical feature and clinical feature of the bronchial asthma. So let's start from the definition of bronchial asthma. तो अब हम देखने वाले हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन क्या होती है। ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ द एयर पैसेज विच आर द कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ब्रोंकियल अस्थमा है उसमें क्या होता है कि जो एयर पैसेज है उसमें क्रोनिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है और क्रोनिकली इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी तीन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फर्स्ट रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज, सेकेंडरी ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी एंड थर्ड इज द म्यूकस प्रोडक्शन। जो रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयर पैसेज में क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रोंकियल अस्थमा है वो एक एपिसोडिक डिसीज है। उसमें क्या होता है कि थोड़े थोड़े टाइम में अस्थमा का अटैक आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी एयर पैसेज है वो नैरोइंग हो जाती है, वो रिवर्सिबल नैरोइंग हो जाती है एज इट इज कि जब अस्थमा का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो एज इट इज नॉर्मल साइज में आ जाती है। सेकेंड ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, जो ब्रोंकियल है उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और हाइपर एक्टिविटी के वजह से उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नाउ अस्थमा इज द एपिसोडिक डिसीज मैनिफेस्टेड बाय क्लिनिकली पैरोक्साइम्स ऑफ डिस्फोनिया, कफ एंड विजन। मैंने पहले ही बोला था कि अस्थमा है वो एपिसोडिक डिसीज है और क्लिनिकली हम किस पेशेंट को बोल सकते हैं कि इसको अस्थमा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्फोनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगा, कफ का प्रोडक्शन होगा और तो थर्ड वन हम जब उसको ऑस्कल्टेशन करेंगे तो उसमें विजिंग साउंड हमें देखने को मिलेगा। It occurs at all ages, but nearly 50% of cases developed it before the age of 10 year. अस्थमा है वो हमें किसी भी एज में देखने को मिलता है परंतु जो 50% केसेस है अस्थमा का वो बिफोर द 10 years स्टार्ट होता है, डेवलप्ड होता है। In adults, both sexes are affected equally, but in children there is a 2:1 male or female ratio. एडल्ट में वो बोथ सेक्सेस में इक्वली देखने को मिलता है। जो चिल्ड्रन की हम बात करें तो मोर मेल और फीमेल के रेशियो में 2:1 में हमें देखने को मिलता है। नाउ टाइप ऑफ द अस्थमा, देयर आर 3 टाइप ऑफ द अस्थमा: एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा एंड मिक्स्ड अस्थमा। सो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा और एटोपिक अस्थमा। इसका मीनिंग ये होता है, एटोपिक का मीनिंग समथिंग विच इज caused or which is exaggerated from the allergies. Non-atopic means which is not exaggerated or developed from the allergies, and mixed which have both characteristics. So first of all we will learn about the extrinsic type of asthma, allergic or atopic type of asthma. Immunologically mediated type of asthma, यूजुअली टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। जो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा है वो इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड अस्थमा है। उसमें क्या होता है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होता है। जनरली टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है उसे हम एलर्जिक टाइप ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं और उसमें क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड हमें देखने को मिलता है। कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स विथ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी और अस्थमा। जनरली एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा हमें चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। उसका मीनिंग ये होता है कि जो उसके मैटरनल और पैटर्नल बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री के बैकग्राउंड में, फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी को अस्थमा देखने को मिलता है और एलर्जी देखने को मिलते हैं, उसे एक्सट्रिंसिक अस्थमा देखने को मिलता है। ट्रिगरिंग फैक्टर, तो ट्रिगरिंग फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? ट्रिगरिंग फैक्टर मीन्स एनीथिंग दैट स्टार्ट और worsens the disease condition. Exposure of allergens such as like house dust, pollens, animal dander. एनिमल डेंडर क्या होता है? एनिमल डेंडर इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम एनिमल्स स्किन और फर एंड दैट cause the allergies in certain foods, smoke and perfume, etc. Now the pathology of extrinsic type of asthma. Extrinsic type of asthma which is IgE mediated type पर hypersensitive reaction in which including the two phases, acute immediate
response and second one is the late phase reaction. So हम पहले acute immediate response को देखेंगे वो क्या होता है। acute immediate response में क्या होता है, एलर्जन एक्सपोजर। जब कोई पर्सन एलर्जी के एक्सपोजर में होता है उसके बाद वो TH2 सेल को एक्टिवेट करता है। TH2 सेल मीन्स टी हेल्पर 2 सेल उसको एक्टिवेटेड करता है। जो टी हेल्पर, नाउ द व्हाट इज द TH2 सेल? TH2 cell is a one type of immune cell that plays an important role in allergic reaction and atopic asthma. जो TH2 सेल है वो एक इम्यून सेल का टाइप है। वो क्या करता है, उसका इम्पोर्टेंट रोल एक ही है, जो एलर्जिक रिएक्शन है उसमें और एटोपिक टाइप ऑफ अस्थमा में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो TH2 सेल है वो प्रोडक्शन करवाता है IgE एंटीबॉडी का। नाउ व्हाट इज द IgE एंटीबॉडी? जो IgE एंटीबॉडी है वो स्पेशल टाइप है एंटीबॉडी का, वो भी मेजरली रोल प्ले करती है एलर्जिक रिएक्शन और एटोपिक टाइप ऑफ अस्थमा में। ठीक है, और उसके बाद जो IgE एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल के साथ बाइंड होती है। जो मास्ट सेल है वो भी एक वन टाइप ऑफ इम्यून सेल है जो एलर्जिक रिएक्शन में मोस्टली मेजरली रोल प्ले करता है। ठीक है, जो मास्ट सेल है और IgE एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर रिलीज करवाता है मीडिएटर्स का, लाइक हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन। और हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन है वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है और म्यूकस प्रोडक्शन करवाता है, जो हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया था। In short, furtherly we will revise the pathology of acute immediately response. Allergen exposure, any kind of allergen exposure which activated the TH2 cell or T helper 2 cell which produce the IgE antibody. IgE antibody binds with the mast cell. The complex of mast cell and IgE antibody which release the mediators like histamine, leukotrienes and prostaglandins, and these three develop the bronchoconstriction, inflammation and mucus production. What is the late phase reaction? जो late phase reaction है वो क्या होता है? तो late phase reaction follows the acute immediate response and it is responsible for the prolonged manifestation of asthma which is caused by the excessive mobilization of the blood leukotrienes. जो लेट फेज रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि वो जनरली फॉलो करता है एक्यूट इमीडिएटली रिस्पॉन्स को। जब भी कोई पेशेंट को एक फर्दरली एक बार अस्थमा का अटैक आ चुका है, उसके 4 और 8 आवर के बाद उसे सेकेंडली अस्थमा का एपिसोड आता है, उसे हम लेट फेज रिएक्शन बोलते हैं। जनरली उसमें क्या होता है कि जो मोर इन्फ्लेमेटरी सेल है वो एयरवेज में एंटर हो जाते हैं। एंटर हो जाने के बाद वो केमिकल को रिलीज करवाते हैं और वो केमिकल है वो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो प्रोलॉन्ग मैनिफेस्टेशन में हमें देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप ऑफ अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा और द नॉन एटोपिक अस्थमा। नॉन एटोपिक अस्थमा का मीनिंग मैंने पहले ही बताया था कि उसका मीनिंग ये होता है कि विच इज नॉट कॉज्ड बाय द एलर्जी। अस्थमा विदाउट द एलर्जिक सेंसिटाइजेशन और नॉट IgE मीडिएटेड। जो अस्थमा है वो एलर्जी के बिना और IgE मीडिएटेड के बिना जो अस्थमा में देखने को मिलता है उसे हम इंट्रिंसिक और नॉट एटोपिक टाइप ऑफ अस्थमा बोलते हैं, which is commonly seen in the adult often following the respiratory infection। वो जनरली एडल्ट में देखने को मिलता है और जो भी एडल्ट है उसे जनरली रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन बार बार देखने को मिलता है, उसमें हम ये अस्थमा देखने को मिलता है। ट्रिगर फैक्टर, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, cold air, drugs like the aspirin and beta blockers, emotional stresses. These all are trigger zone which trigger this type of asthma, intrinsic type of asthma. Now the pathogenesis mechanism unclear, possibility due to airway hyperactivity and the local inflammation following the infection or irritant exposure, but there is no evidence of the allergen sensitization। जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा है उसकी पैथोजेनेसिस अनक्लियर है, पैथोजेनेसिस की मैकेनिज्म अनक्लियर है, बट पॉसिबिलिटी है कि जो एयरवे की हाइपर एक्टिविटी है और लोकल इन्फ्लेमेशन होता है वो ड्यू टू द एनी इन्फेक्शन के कारण, जो इन्फेक्शन उसमें होता है उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है लोकली और एयरवे की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, उसके कारण हमें
अस्थमा देखने को मिलता है, पर जनरली उसमें एविडेंस नहीं होता किसी भी टाइप के एलर्जिक सेंसिटाइजेशन का। Now the features. There is a no family history. Skin test is negative for the allergens and serum IgE level is normal. फीचर्स ऑफ एक्सटेंसिव टाइप ऑफ अस्थमा जो हमें देखने का बाकी रह गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फीचर में जनरली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा है वो एडल्ट में देखने को मिलता है। उसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि फैमिली में किसी ना किसी को अस्थमा होगा, और इसमें फैमिली हिस्ट्री नो होती है, नो फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है। जो स्किन टेस्ट फॉर स्पेसिफिक एलर्जन है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, और जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा है उसमें स्किन टेस्ट हमें नेगेटिव देखने को मिलती है। और जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा है उसमें सीरम आईजीई एंटीबॉडी का लेवल हमें नॉर्मल देखने को मिलता है। जब भी हम एक्सेटिक अस्थमा की बात करें तो उसमें जो आईजीई लेवल है एंटीबॉडी का वो हमें हाइपर देखने को मिलता है। जो उसकी नॉर्मल लेवल है उससे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। Third type, mixed type of asthma. Many patients do not clearly fit into either of above two categories and have a mixed feature of both. Patients who develop the asthma in early life have a strong allergic components, while those who develop the disease late tend to be non-allergic. मिक्स टाइप ऑफ अस्थमा में क्या हमें देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है वो प्रीवियसली अस्थमा यूज है, अर्ली लाइफ में यूज है अस्थमा, कोई एलर्जी के कारण दिखने को मिलता है। वैसे वैसे ही जब वो लेट फेज में जाता है तो उसे नॉन एलर्जिक अस्थमा देखने को मिलता है। तो हम उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते कि ये एक्सटेंसिव टाइप ऑफ अस्थमा है और इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा है, इसलिए हमें उसे मिक्स्ड टाइप ऑफ अस्थमा में कंसीडर करते हैं। Now the morphological feature in first grossly. The lungs are the overdistended due to the overinflation. Overdistended, more stretching of the lungs due to the overinflation. Overinflation means टू मच एयर प्रेजेंट इनटू द लंग्स। जब लंग्स में बहुत ज्यादा एयर देखने को मिलती है उसके कारण जो लंग्स है वो ओवर स्ट्रेच हमें देखने को मिलते हैं rather than the normal lung condition. The crust surface shows the occlusion of bronchi and bronchus by the viscid mucus plugs. Microscopically, the mucus plug contain the normal or degenerated respiratory epithelium forming the twisted spiral called the Creutzfeldt spiral. जो क्रस्माल स्पाइरल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए और एज वेल एज डायग्नोसिस के लिए। क्रस्माल स्पाइरल क्या होता है? जो म्यूकस प्लग देखने को मिलता है अस्थमा का, उसमें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो ट्विस्टेड स्ट्रिप में फॉर्म हो जाती है और वो उसे हम क्रस्माल स्पाइरल बोलते हैं। द ब्रोंकाई वॉल शोज द थिकनेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ब्रोंकियल वॉल है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक देखने को मिलता है। The sputum usually contains numerous eosinophils and diamond-shaped crystal derived from the eosinophils called the charcoal leaden crystal. It is another key point from for the asthma. तो ये चारकोल लेडन क्रिस्टल क्या होता है? जो स्पुटम जनरली जो अस्थमा वाले पेशेंट है उसका स्पुटम में यूसिनोफिल देखने को मिलता है और डायमंड शेप्ड क्रिस्टल देखने को मिलता है, उसे हम चारकोल लीडन क्रिस्टल कहते हैं। ये दो की पॉइंट है ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, क्रशमैन स्पाइरल और द चारकोल लीडन क्रिस्टल। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स, द पैरोक्साइमस ऑफ द डिस्फोनिया व्हिच मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ एंड व्हीजिंग साउंड, जो हमने क्लिनिकली देख लिया था पहले ही कि जो क्लिनिकली हम पेशेंट में डिफिकल्टी ब्रीदिंग देखने को मिलती है, कफ का प्रोडक्शन होता है और व्हीजिंग साउंड हमें देखने को मिलता है जब भी हम पेशेंट को ऑक्सल्टेट करते हैं तभी। मोस्ट अटैक टिपिकली लास्ट फॉर द फ्यू मिनट टू द आवर्स। जो अस्थमा है वो एपिसोडिक डिसीज है, उसमें जो उसका एपिसोड है वो जनरली मिनट से लेकर आवर तक लास्ट रहता है। When the attacks occur the continuously, it makes the result is more serious condition called the status asthmaticus. Now the status asthmaticus is another key feature from the bronchial asthma. तो status asthmaticus क्या होता है कि जो एपिसोड है अस्थमा का वो कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट रहता है, पर्सन में देखने को मिलता है, एज वेल एज वो मोर सीरियस कंडीशन में देखने को मिलता है, उसे हम स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं। और द मोर क्रोनिक केस में डेवलप the core pulmonary. So these are the clinical features we seen into the bronchial asthma in bronchial asthma patient. I hope you will understand bronchial asthma from today's lecture. और जिस बच्चे को मेरी क्रोनिक
ब्रोंकियल अस्थमा की नोट्स चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी MedPlus हब से जाकर ले सकते हैं। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय।